हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम दुबे। स्वागत है आप सभी का जैनिक जेईई स्टडी में। तो हम लोग अपना इरिगेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जहां पर हम लोगों ने अपना 2 चैप्टर फिनिश कर लिया है। ठीक है, 2 चैप्टर हम लोगों ने अपना फिनिश कर लिया है और तीसरे चैप्टर को लगभग हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक बचा है थर्ड चैप्टर का, फिर आपका थर्ड चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन। जाना था कि इरिगेशन होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ता है इरिगेशन का, नेसेसिटीज ऑफ इरिगेशन हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्या एडवांटेज होते हैं इरिगेशन के, क्या डिसएडवांटेज होते हैं इरिगेशन के, कैश क्रॉप्स किसे कहते हैं, क्लोज क्रॉप्स किसे कहते हैं, और जाना था कि इरिगेशन के मेथड्स और टेक्निक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, जाना था बॉर्डर इरिगेशन, फ्री फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। चैप्टर 2 में हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ा था, है ना। और मैंने आप सभी से कहा है कि चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीजें बहुत सारी है। वहां से आपको डेफिनेशन वाली चीजें भी मिल जाएंगी और न्यूमेरिकल वाली चीजें भी वहां से बनती है। ठीक है, तो डेफिनेशन और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन वहां से बनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका चैप्टर 2। ठीक है, तो चैप्टर 2 के पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या देखा था? चैप्टर 2 के पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था सॉइल, मॉइस्चर और प्लांट के बीच का रिलेशनशिप। देखा था ग्रेविटी वाटर क्या होता है, कैपिलरी वाटर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर किसे कहते हैं, इनमें से कौन सा अवेलेबल वाटर होता है, कौन सा अनअवेलेबल वाटर होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने सॉइल, मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप के पार्ट में देखा था। सेकेंड पार्ट क्या देखा था चैप्टर 2 का? वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप क्या कहलाया? कि आपके क्रॉप को शोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, बुआई से लेकर के कटाई तक जितना पानी का जरूरत लगा, जितना उसे वाटर की रिक्वायरमेंट हुई, वही आपका क्या हुआ? वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। देखा था उसमें बेस पीरियड क्या होता है, क्रॉप पीरियड क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखा था, है ना। पैल्यू इरिगेशन, कोर वाटरिंग, सारी चीजें देखी थी। फिर हम लोगों ने इरिगेशन एफिशिएंसीज के बारे में बात किया था, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने चैप्टर 2 में देखा। चैप्टर 3 से आपका क्या मैंने बताया था कि इरिगेशन वाला जो पार्ट था वो चैप्टर 2 तक फिनिश हो जाता है। अब आपका वाटर रिसोर्स का पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, जहां हम लोग डैम्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पिलवे के, कैनल, और ये सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो कैनल डिजाइनिंग हमारा थर्ड चैप्टर कौन सा था? कैनल डिजाइनिंग। अब कैनल डिजाइनिंग में हम लोगों ने देखा था 2 तरीके के कैनल देखे थे, एक लाइन कैनल, एक अनलाइन कैनल। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लाइन कैनल होता है उसे और क्या कहते हैं? नॉन एलुवियल कैनल भी कहते हैं, है ना। और जो अनलाइन कैनल होता है उसे क्या कहते हैं? एलुवियल कैनल। अब देखो कैनल लाइनिंग और कैनल अनलाइनिंग क्या होता है, लाइन कैनल, अनलाइन कैनल क्या होता है, सारी चीजें देखे थे हम लोग। कैनल लाइनिंग क्या होता है? कुछ इस तरीके से था, हम लोगों ने देखा था कि आपका कुछ इस तरीके का कैनल है, आप सभी देखे होंगे। 2 तरीके के कैनल आप लोगों ने देखा होगा। एक जो कंक्रीटिंग वाला कैनल आप सभी ने देखा होगा, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? लाइन कैनल। और एक देखा होगा मिट्टी का कैनल होता है ना, मिट्टी वाली नहर होती है, आप लोग कहीं आए गए होंगे तो देखे होंगे, मिट्टी वाली जो नहर होती है उसे हम क्या कहते हैं? अनलाइन कैनल। अब देखो कोई ये मिट्टी वाला नहर है ना, आप लोगों ने देखा होगा, ये कोई मिट्टी वाला नहर। अब इसमें जब मैं पानी रखूंगा तो क्या होगा? सीपेज के कारण ये सॉइल पोर्स से वाटर क्या होगा? सीपेज होगा। अब इस सीपेज के कारण क्या होगा? वाटर का लॉस होगा, जो इरिगेशन वाटर उसमें रहेगा उसका लॉस होगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैनल लाइनिंग करते हैं, मतलब इनपरवियस मटेरियल का लेयर लगा देते हैं। ठीक है, अगर आसान शब्दों में कहूं तो क्या करते हैं? इसमें कंक्रीटिंग कर देते हैं। अब कंक्रीटिंग कर दिए तो क्या हुआ? सॉइल के जो पोर्स थे वो ब्लॉक हो गए। ब्लॉक हुआ तो क्या हुआ? जो सीपेज के कारण आपका लॉस हो रहा था वो नहीं हुआ, और ये कैनल क्या बन गया? लाइन कैनल बन गया। ठीक है, समझ में आया यहां तक का चीज? अब इसमें हम लोगों ने 2 चीज देखा था। अनलाइन कैनल में 2 थ्योरी देखी थी, कौन कौन सी? एक देखा था कैनेडिस थ्योरी, और एक हम लोगों ने बात किया था लेसिस थ्योरी के बारे में। तो कैनेडिस थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं कैनेडिस थ्योरी का ऑब्जर्वेशन क्या है, किस पे बेस्ड होता है कैनेडिस थ्योरी? अपर बारी दोआब सिस्टम पे। समझा था अपर बारी दोआब सिस्टम क्या होता है? तो जो लोग आज वीडियो में नए हैं जा करके कैनेडिस थ्योरी देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर एकदम डिटेल में उसके ऑब्जर्वेशन और डिजाइनिंग को मैंने समझाया है। ओके, तो और दूसरा चीज हम लोगों ने क्या देखा था? कैनेडी ने क्या कहा था कि किसी कैनल पे अगर सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं होता है तो उस कैनल को वो क्या कहता है? रेजिम कैनल कहता है। ठीक है, अब देखिए लेसिस ने क्या कहा था? लेसिस ने क्या किया? इसके जो कैनेडी के जो थ्योरी थी उसमें कुछ ड्रॉबैक्स निकाले, है ना। कैनेडिस ने क्या किया? लेसिस के जो थ्योरी थी उसमें कुछ ड्रॉबैक्स निकाले, और वो ड्रॉबैक क्या थे? उनका कहना है कि हर एक कैनल जिसमें सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं होता उसको हम लोग रिजिम चैनल नहीं कह सकते। उसके लिए 3 कंडीशन उन्होंने बताई।
है ना, 3 थ्योरीज दी, 3 कंडीशन बताया, क्या क्या इनिशियल, क्या आपका इनिशियल रेजिम क्या होता है, फाइनल रेजिम क्या होता है आपका ट्रू रेजिम, ये सारी चीजें हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ओके, अब आज क्या देखना है हमें, आज देखना है कि हम लोग कैसे कैनल डिजाइन करेंगे और क्या लेसिस के ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए सभी कोई, कैनल डिजाइनिंग according to लेसिस थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेसिस थ्योरी क्या क्या कैनल के डिजाइनिंग है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन के 1-2 पार्ट है, ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 इन्होंने ऑब्जर्वेशन बताया है। अब वो ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा अपने ऑब्जर्वेशन में, सबसे पहला चीज इन्होंने कहा कि एडीज आर generated due to friction between base and side of the canal, ठीक है, कैनल कहिए या चैनल कहिए, एक ही चीज होती है। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस होता है, बाकी वो होती एक ही चीज है। ओके, चलो देखो, एडीज आर जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन बेस एंड साइड ऑफ द कैनल। अब ये क्या कह रहा है, कैनेडिस ने क्या कहा था, कैनेडिस ने कहा था कि जो एडीज जनरेट होंगे, अब एडीज क्या था, ये देखो कुछ इस तरीके का कैनल था हमारा। अब यहां पर से वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहां पर से वाटर फ्लो हो रहा है इस कैनल से, तो ये बेस पे इसके कुछ फ्रिक्शन जनरेट होगा। ये आपका कैनल का बेस है, यहां पर से वाटर जाएगा तो इसके बेस पे कुछ फ्रिक्शन होगा। उस फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, वाटर कुछ इस तरीके से ऊपर उठेगा, करंट जनरेट होगा, और ये करंट को ही क्या कहते हैं हम लोग, एडिस कहते हैं। इन एडिस का काम क्या होता है, ये जो छोटे छोटे सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, ये सेटल डाउन होने की कोशिश करते हैं, उन्हें सेटल डाउन नहीं होने देते, वो नीचे की ओर आने की कोशिश करते हैं सिल्ट पार्टिकल्स, और ये एडिस उनको ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। इसके कारण क्या होता है, आपके सिल्ट जो है वो सस्पेंशन में रहते हैं और वाटर के फ्लो के साथ चले जाते हैं। अब देखो उन्होंने क्या कहा था कैनेडिस ने कि नीचे से, ठीक है, कैनल के सिर्फ बेस से ही एडिस जनरेट होगा, लेकिन लेसिस क्या कहते हैं, लेसी कहते हैं कि यहां पर से भी एडिस जनरेट होगा और इसके कैनल के साइड से भी एडिस जनरेट होंगे। तो ये डिफरेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये उन्होंने ड्रॉबैक देखा और ये उन्होंने अपना थ्योरी दिया कि एडिस जो है वो बेस से भी जनरेट होगा और कैनल के साइड से भी जनरेट होंगे। ये पहली चीज हुई। अब देखिए इन्होंने दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या बताया। आप लोगों को क्या करना है, मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो को पॉज कीजिए और अपना नोट्स खुद बनाइए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और जो चीजें मैं यहां लिखा रहा हूं वो ये आपके लिए ही लिखा रहा हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके जो भी मैं नोट्स लिखा रहा हूं आपको लिखते जाना है। हैंड रिटन नोट्स रहेगा तो एग्जाम टाइम में आपको अच्छे से याद रहेगा कहां पर आपने कौन सी चीज लिखी है, और सबसे बड़ी चीज कि आप अपने नोट्स को अपने वर्ड्स में लिखेंगे। ओके, चलो सेकेंड हम लोग को ऑब्जर्वेशन कौन सा देखना है। सेकेंड उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन दिया, सेकेंड उन्होंने कहा सिल्ट ग्रेड्स आर कंसीडर्ड एज यूनिटलेस फैक्टर। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड सिल्ट फैक्टर। अब इन्होंने क्या कहा, सिल्ट का जो ग्रेड होगा, सिल्ट के जो ग्रेड्स होंगे उसको इन्होंने क्या कहा, एक यूनिटलेस फैक्टर की तरह कंसीडर किया है और उसे क्या नाम दिया, सिल्ट फैक्टर का नाम दिया। ठीक है, और इसे डिनोट किससे करते हैं, एफ से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको बहुत बार ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर का आप कोई भी बुक उठाएंगे वहां पर आप जाकर के देखेंगे कैनल डिजाइनिंग का चैप्टर, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे सिल्ट फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए, है ना। वहां पर आपको कहा जाएगा कि सिल्ट फैक्टर कैलकुलेट करके बताइए कि सिल्ट फैक्टर कितना होता है, क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्या कहा, लेसिस ने क्या कंसीडर किया, लेसिस ने कहा कि आपका जो सिल्ट का ग्रेड होगा उसको उन्होंने क्या कहा, यूनिटलेस फैक्टर की तरह कंसीडर कर लिया और नाम क्या दिया उसका, सिल्ट फैक्टर। अब देखते हैं इसे निकालना कैसे है। ठीक है, नोट करते जाएंगे सारी चीजों को, मैं बार बार कहता हूं वीडियो को पॉज कीजिए
और सारी चीजों को नोट करते जाइए। अब देखो सिल्ट फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सिल्ट फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, सिल्ट फैक्टर को डिनोट करते हैं एफ से। ओके, अब इसे निकालने का फॉर्मूला कितना है 1.76, ठीक है, अंडर रूट डी, और ये किस में रहेगा एमएम में रहेगा। क्लियर है। अब देखो डी क्या चीज है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है बट आपको नंबर दिलाने के लिए एग्जाम में काफी है ना, छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन आपको नंबर दिलाने के लिए एग्जाम में काफी है। डी क्या होता है, डी इज एवरेज साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल इन एमएम। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है तो फॉर्मूला छोटा सा बट वो आपको इतने आसानी से नंबर तो नहीं देने वाला। आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर जब आप सिल्ट के साइज की वैल्यू रखेंगे, डी की वैल्यू जब रखेंगे तो वो हमेशा एमएम में होगी, है ना। वो आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करने के लिए हमेशा आंसर आपका क्वेश्चन में वैल्यू को किस में देगा, सेंटीमीटर में देगा। अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन को देखोगे, खुश हो जाओगे कि हाँ छोटा सा तो फॉर्मूला है, चलो रख करके आंसर ले आते हैं। आपका आंसर गलत आएगा, क्यों, क्योंकि आपको यहां पर किस में रखना है, एमएम में रखना है। तो ये चीज एकदम अच्छे से ध्यान रखना कि जब आप सॉल्व करोगे, सिल्ट फैक्टर निकालने के लिए कहा जाएगा तो वैल्यू किस में रखना है, आपको एमएम में रखना है। ओके, ध्यान रहेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, आपका जो डिजाइनिंग का जो प्रोसेस होगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये सिल्ट फैक्टर। चलिए आगे देखते हैं कैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब डिजाइन स्टेप की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 1 लिख लीजिए यहां पर। चलिए सबसे पहले लिखिए स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है आपका, स्टेप 1 में आपको फाइंड करना है फ्लो वेलोसिटी, ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, फ्लो वेलोसिटी, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे इसको, v से। आपका जो पानी आप प्रोवाइड करोगे वो किसी ना किसी वेलोसिटी से ही जाएगा, है ना। आपको डिस्चार्ज गिवन रहेगा क्वेश्चन में, डिस्चार्ज तो पता रहेगा ना, जब डिस्चार्ज पता रहेगा तभी तो हम किसी चीज को डिजाइन करेंगे, है ना। तो आपको डिस्चार्ज पता रहेगा, अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है कि कितने वेलोसिटी से आपको पानी को फ्लो कराना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला QF² डिवाइडेड बाई 140 और होल में रहेगा 1/6, ठीक है। ये जो मैं सारे फॉर्मूला दिखा रहा हूं ना, एकदम अच्छे से ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला को भी पूछता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है ना। तो इसको एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्टेप 1 में आपने क्या फाइंड किया, फ्लो वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी यहां से निकल जाएगा, ठीक है, किस में निकलेगा, मीटर पर सेकेंड में। क्लियर है। चलो अब देखते हैं सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका। सेकेंड स्टेप होगा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालेंगे, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, कैनेडिस में हम लोग ने क्या किया था, एरिया निकालने के लिए Q बाई V। वहां पर क्या लेते थे, क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए डिजाइन करते थे, है ना। कैनेडिस ने क्या कहा था कि एक ऐसे वेलोसिटी से पानी को फ्लो कराओ कि उसमें ना तो सिल्टिंग हो ना तो स्कोरिंग हो, है ना। क्या कहा था, ना ऐसे वेलोसिटी से पानी को फ्लो कराओ कि ना तो उसमें सिल्टिंग हो ना ही उसमें स्कोरिंग हो। तो उसे हम क्या नाम दिए थे, उस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी। तो जब एरिया निकाले थे तो क्रिटिकल वेलोसिटी के हिसाब से निकाले थे, तो इसलिए वहां पर क्या डिवाइड किए थे, वहां पर क्रिटिकल वेलोसिटी रखे थे। बट यहां तो ऐसा कुछ नहीं है, तो एरिया निकालने के लिए क्या रखेंगे हम लोग, फ्लो वेलोसिटी को ही रखेंगे। क्लियर है। तो यहां पर आपका आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा इसका यूनिट, और आप मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड, ऊपर आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड होता है इसका, और यहां पर आ जाएगा मीटर, तो जब कटेगा तो कितना बचेगा, मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से यूनिट को भी ध्यान रखना, ठीक है। एरिया का यूनिट किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। समझ में आ गया यहां तक की चीजें। अब नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। और ये हाइड्रोलिक मीन डेप्थ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपसे पूछता है एग्जाम में, है ना। आपसे एग्जाम में वैसे तो सारी ही जो मैं स्टेप लिखा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और तो और आपको क्या पूछता है कि ये जो स्टेप का सीक्वेंस है वो कैसा है
है ना। लेसिस का जो डिजाइन स्टेप है वो थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा इजी है, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आपको क्या पूछेगा, आपको पूछेगा कि सीक्वेंस क्या है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो सारी चीजों को ध्यान रखते हुए सॉल्व करेंगे। ओके, तो दो स्टेप आपने देख लिया, आपने एरिया और वेलोसिटी निकाल लिया, फ्लो वेलोसिटी और एरिया। अब नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक है, जिसको हाइड्रोलिक रेडियस भी बोल देते हैं कई कई जगह पे। अब आपको क्या निकालना है, स्टेप 3 हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। अब हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को किससे डिनोट करते हैं, आर से। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5/2, ठीक है, 5/2 रखेंगे और कितना आ जाएगा इसमें, v² डिवाइडेड बाई f। क्लियर है, क्या रखेंगे 5/2 और डिवाइड कर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे v² बाई f से। क्लियर है, निकल जाएगा, एकदम इजी है, इजी सा चीज है। क्लियर है, पता चल गया, निकल जाएगा। अब अगला क्या निकालना है हमें, नेक्स्ट चीज निकालनी है, स्टेप 4 आएगा आपका, स्टेप 4 आपका आएगा वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर किससे डिनोट कर रहे थे, वेटेड पेरीमीटर को P से, ठीक है, किससे डिनोट कर रहे थे, P से। कितना आएगा 4.36, ठीक है, 4.36 √Q, इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया वेटेड पेरीमीटर, आपने निकाल लिया। ओके, यहां पर ना, यहां पर आपका आएगा 4.75, ठीक है, यहां पर आपका आएगा 4.75 वेटेड पेरीमीटर के लिए 4.75 √Q। तो इस तरीके से आपने क्या क्या निकाल लिया, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाल लिया, आपने हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाला, आपने वेटेड पेरीमीटर को निकाल लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। अब एक चीज और बचती है जो डिफरेंस बताएगा आपका लेसिस और कैनेडीज में। यहां तक की चीजें तो हम लोग कैनेडी में भी देखे थे, है ना, बट एक चीज ऐसी है जो कैनेडी ने नहीं बताया है, लेसिस ने बताया है। वो क्या है, इन्होंने बताया बेड स्लोप, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉटम स्लोप भी कह सकते हैं, ठीक है। ये चीजें नोट हो गई सभी की। अब देखो क्या करना है, इन्होंने क्या बताया था, स्टेप 5 क्या होगा आपका, स्टेप 5 हो जाएगा आपका बॉटम स्लोप, बॉटम स्लोप, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेड स्लोप, बेड स्लोप। कैनेडीज ने क्या किया था, बेड स्लोप और बॉटम स्लोप के लिए कोई इक्वेशन नहीं दिया था, कोई भी इक्वेशन नहीं दिया था। उन्होंने एज्यूम कर लिया था उन्होंने एज्यूम कितना किया था, 1/3500, ये बेड स्लोप उन्होंने एज्यूम कर लिया था। बट यहां पर क्या दिया है, इन्होंने पर्टिकुलर एक इक्वेशन दिया है जिससे आप बेड स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। बेड स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, एस से। कितना निकाल सकते हैं, f 5/3 3340, और यहां पर आपका आ जाएगा q इंटू 1/6। ये उन्होंने क्या किया है, ये उन्होंने बताया है, ये इक्वेशन दिया उन्होंने और कहा कि इससे आप क्या कर सकते हो, बेड स्लोप को निकाल सकते हो। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कैनेडी और लेसिस थ्योरी में। क्लियर है, क्या किया कैनेडी ने, क्या किया था, बेड स्लोप के लिए कोई भी पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं दिया था, बट लेसिस ने क्या किया, एक पर्टिकुलर इक्वेशन दिया है जिससे आप क्या कर सकते हो, बेड स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक का चीज। अब देखो, अब क्या जानना है हमें, अब हमें देखना है कि डिफरेंस क्या क्या था, ठीक है। अब देखो यहां तक की चीजें क्लियर हुई, डिजाइन स्टेप सबको क्लियर हुआ। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन, ठीक, डिफरेंस बिटवीन देखते हैं हम लोग, हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंस बिटवीन कैनेडी एंड लेसिस थ्योरी, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या था, अब आप लोग इसको अपने चाहे तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। पहला डिफरेंस क्या था, कैनेडी ने क्या कहा था कि एडीज आर जनरेटेड ओनली फ्रॉम बेस ऑफ द कैनल, ठीक है, फ्लो आपका पानी चल रहा है, उन्होंने क्या कहा था, देखिए मैं यहां पर समझाते जा रहा हूं, आपको क्या करना है, अपने वर्ड्स में इसे लिखते जाना है, ठीक है, अपने वर्ड्स में इसे लिखते जाना।
पानी फ्लो कर रहा था। केनेडी ने क्या कहा? केनेडी ने कहा कि जहां ये एडिस शिप इस बॉटम से ही जनरेट होंगे, वाटर फ्लो होगा और जस्ट बेस ऑफ द कैनल से ही एडिस जनरेट होंगे। ओके, लेकिन लेसिस ने क्या कहा? लेसी ने कहा कि ये जो था इसको लिख लीजिए केनेडी, ठीक है, केनेडीज, ये केनेडीज का था। ओके, ठीक है, तो ये केनेडीज ने कहा। अब लेसिस ने क्या कहा? लेसी ने कहा कि यहां सिर्फ यहां से तो जनरेट होंगे ही एडिस, लेकिन साइड से भी जनरेट होंगे। उन्होंने कहा साइड से भी एडिस जनरेट होंगे। क्लियर है? लेसी ने, केनेडी ने क्या, ये लेसी ने कहा, लेसी ने क्या कहा कि साइड से भी जनरेट होंगे एडिस और बेस से भी जनरेट होंगे। केनेडी ने क्या कहा कि नहीं, सिर्फ बेस से ही जनरेट होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस क्या था इनके में? दूसरा डिफरेंस क्या था? केनेडी ने क्या कहा था? सेकंड डिफरेंस लिख लीजिए, सेकंड डिफरेंस लिखेंगे। सेकंड डिफरेंस क्या होगा? सेकंड डिफरेंस ये था कि केनेडी ने क्या कहा कि आपका जो कोई भी चैनल है, कोई भी चैनल है या कोई भी कैनल है जिसमें सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं हो रहा है, उस कैनल को या उस चैनल को उन्होंने क्या कहा था? रेजिम चैनल कहा था। किसने कहा था? केनेडी ने। केनेडी ने क्या कहा कि भैया कोई कैनल है उसमें सिल्टिंग भी नहीं हो रहा है, स्कोरिंग भी नहीं हो रहा है, तो वो कैनल क्या कहला रहा था? रेजिम चैनल कहला रहा था। बट लेसी ने क्या कहा कि नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने तीन कंडीशन दिए रेजिम चैनल के। पहला इनिशियल, दूसरा फाइनल, तीसरा ट्रू रेजिम। सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो लेसी ने क्या कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं भी हो रहा है तो भी वो क्या है? रेजिम चैनल नहीं है। ठीक है, वो भी रेजिम चैनल नहीं है। उसके लिए तीन कंडीशन होंगे, उसके बाद हम पता करेंगे कि वो कौन सा रेजिम चैनल है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या था? थर्ड डिफरेंस क्या है? थर्ड डिफरेंस ये है कि केनेडी ने क्या किया है? कोई पर्टिकुलर आपको इक्वेशन नहीं दिया है। किसके लिए? बेड स्लोप के लिए, है ना। उन्होंने क्या किया? केनेडी ने कोई पर्टिकुलर आपको नहीं दिया है इक्वेशन बेड स्लोप के लिए। उन्होंने कहा कि चलो एज्यूम कर लो कि 1/3500, या ये उन्होंने कहा था 1/2500 से लेकर के 1/3500 तक आप क्या कीजिए? एज्यूम कर लीजिए बेड स्लोप को। ठीक है, लेकिन उन्होंने केनेडी ने क्या कहा? ये चीज को एज्यूम करो। और लेसी ने क्या कहा? लेसी ने एक फॉर्मूला दे दिया। लेसी ने फॉर्मूला दे दिया, अभी देखे थे हम लोग। लेसी ने क्या किया? फॉर्मूला दे दिया, F 5/3 3340 Q 1/6। ये फॉर्मूला दे दिया उन्होंने, कहा कि यहां से निकाल लो बेड स्लोप। तो ये डिफरेंस था कि पर्टिकुलर इक्वेशन दे दिया। किसने? लेसी ने। उन्होंने इक्वेशन नहीं दिया था। अब देखो, अब जब बात आई किसके लिए? बेड स्लोप और आपका वेटेड पेरीमीटर और आपका ये वेटेड पेरीमीटर और आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। इसके लिए क्या किया केनेडी ने? इनको जब कैलकुलेट करने के लिए बात आई तो उन्होंने क्या कहा कि आप क्या कीजिए? मैनिंग फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, कटर्स इक्वेशन का यूज कर लीजिए। उन्होंने अपना कोई इक्वेशन नहीं दिया। अगर आप देखेंगे इनके बीच का रिलेशन अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया? मैनिंग का फॉर्मूला दे दिया, मैनिंग इक्वेशन, चेजिस कांस्टेंट, चेजिस इक्वेशन और कटर्स फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लो बोल दिया। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया? केनेडी ने क्या किया? केनेडी ने ये चीज किया। लेसी ने क्या किया? इसके ऊपर पर्टिकुलर एक रिलेशन बताया। ठीक है, लेसी ने क्या कहा? पर्टिकुलर एक रिलेशन बताया डिस्चार्ज के साथ और कहा कि आप ऐसे करके इसे निकाल सकते हैं। हम लोग पढ़े थे, है ना। और उन्होंने क्या किया? वेटेड पेरीमीटर और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के लिए उन्होंने चेजिस और कटर्स इक्वेशन को लेकर के बना दिया। तो ये कुछ डिफरेंस थे। ठीक है, और ये कुछ कमियां थी केनेडीज थ्योरी में जिसको लेसिस थ्योरी के थ्रू पूरा किया गया है। ठीक है, तो ये यहां पर आपका लेसिस थ्योरी और केनेडीज थ्योरी दोनों का डिजाइनिंग खत्म होता है और क्या उनमें डिफरेंस थे ये चीजें भी फिनिश होती है। क्लियर है? यहां तक की चीज समझ में आई होगी। मुझे लगता है कि सारी चीज आपको समझ में आई होगी, क्योंकि अब मैं जो चीज बोल रहा हूं चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है ना। आप क्या कीजिए? अपने वर्ड्स में इन सारी चीजों को लिखिए। यहां पर मैं लिखूंगा सिर्फ टाइम पास होगा। ओके, मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को आपको समझना ज्यादा जरूरी है ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया? अपने वर्ड्स में मैंने चीजों को समझा दिया। अब आपको क्या करना है? इन दोनों डिफरेंस को अपने वर्ड्स में लिखिए। इस तरीके से लिखिए कि आपको एकदम अच्छे से याद रहे, आपको एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। बिकॉज एग्जाम तो आपको ही देना है। मैं यहां कितना भी अच्छे से लिख दूं, आपको क्या करना है? वो चीज समझ में तो आनी चाहिए। एग्जाम तो आपको देना है ना, एग्जाम आपको निकालना है। तो चीजें मैं आपको समझाते जा रहा हूं, आपको क्या करना है? अपने वर्ड्स में चीजों को लिखते जाना है ताकि आपको एग्जाम टाइम में वो याद आ सके। क्लियर है? चलिए,
तो उम्मीद करते हैं यहां तक की चीजों से आपका क्या हुआ, चैप्टर 3 भी फिनिश हो गया। जो कैनल डिजाइनिंग का जो चैप्टर था वो आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज की इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, आज की इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं और इसी के साथ आपका चैप्टर 3 भी फिनिश होता है। क्लियर है? तो चलिए, उम्मीद है आज की जो सारी चीजें हम लोगों ने समझी है, सारी चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से पता चलता है कि कितने अच्छे से आपको चीजें समझ में आई है। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हर दिन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और भी लोग अपनी तैयारी कर सके एग्जाम की। चलिए, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।